Hello everyone and welcome to this video lecture. इस वीडियो में हम प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को डिस्कस करेंगे, जिनका उपयोग रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन में मटेरियल के तौर पे किया जाता है। ये कंक्रीट है जो कंस्ट्रक्शन में काम में ली जाती है एज अ बिल्डिंग मटेरियल। ये 4-5 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी चीजें? सैंड, एग्रीगेट्स, सीमेंट, वाटर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमें एक सेमी लिक्विड स्लरी मिलती है जिसे हम कंक्रीट बोलते हैं, और कुछ टाइम बाद ये स्लरी सेट हो जाती है और फाइनली हमें एक हार्ड रॉक लाइक मटेरियल मिलता है। दिस इज हार्डन्ड कंक्रीट। कंक्रीट स्लरी सेट होने के बाद इस फॉर्म में आ जाती है हार्ड कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। तो concrete is defined as any solid mass made with the use of a cementing medium, और इसके ingredients में generally sand, gravel, cement और water होता है। ये एक composite material है। composite material का क्या मतलब होता है? ऐसा मटेरियल जो दो या दो से ज्यादा constituent material से बना होता है। इन constituent materials की आपस में properties different होती है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे डिफर कर सकती है। तो इनको मिलाने से हमें एक सॉलिड मास मिलता है विथ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज, और कंक्रीट को हम किसी भी डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं। कंक्रीट एक बिल्डिंग मटेरियल है विच हैज बीन इन यूज फॉर मोर देन 150 ईयर्स। ये इतना सक्सेसफुल और इतना पॉपुलैरिटी क्यों है कंक्रीट की? क्योंकि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है अंडर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स, मतलब एडवर्स कंडीशंस में भी काफी सालों तक चलते हैं कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स, और हम इसे किसी भी शेप और साइज में आसानी से ढाल सकते हैं। रिलेटिवली सस्ता पड़ता है और बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स होते हैं ये काफी आसानी से मिल जाते हैं किसी भी साइट पे। कंक्रीट की मेन स्ट्रेंथ क्या है? कंप्रेशन बियरिंग एबिलिटी, जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स जैसे ब्रिक और स्टोन वगैरह से ज्यादा होती है। कंक्रीट के इन्वेंशन से पहले हम ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी या टिम्बर को यूज करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते थे। जैसे जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए हमें वाइड रेंज में कंक्रीट वेराइटीज मिली, जिसकी मास डेंसिटी 1200 से 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 to 100 मेगापास्कल तक ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आइडिया देखते हैं। जैसे सपोज इसका एवरेज लेते हैं 50 मेगापास्कल। मेगा मतलब 10 की पावर 6, 50 into 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन एक वेट की यूनिट है, तो इसको अगर जी से डिवाइड करते तो हमें मास मिल जाएगा। तो 50 लाख किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में इतना मास लगा सकते हैं हम। इतनी स्ट्रेंथ तक भी कंक्रीट डिजाइन की जा सकती है। प्लेन कंक्रीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, लेकिन बहुत ज्यादा वीक भी होता है टेंशन में। इसलिए इसका यूज लिमिटेड एरियाज में कर सकते हैं हम, जहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस या स्ट्रेंस सिग्निफिकेंटली डेवलप नहीं होते हैं, जैसे हॉलो या सॉलिड ब्लॉक वॉल कंस्ट्रक्शन में, स्मॉल पेडिस्टल में जहां पे मेजर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, मास कंक्रीट में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 1/10 ही होती है। कंक्रीट के इन्वेंशन से पहले कंस्ट्रक्शन जनरली ब्रिक्स, स्टोन्स या फिर टिम्बर से किया जाता था, लेकिन इन ट्रेडिशनल मटेरियल्स में लिमिटेशन क्या थी कि हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक शेप का ही स्ट्रक्चर बना सकते थे, जैसे या तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह। लेकिन कंक्रीट क्योंकि बहुत ज्यादा मोल्डेबल है, हम उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। इसलिए कंक्रीट की मदद से हम कोई भी कर्व्ड शेप का स्ट्रक्चर या कोई भी शेल फॉर्म को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या थी इन मटेरियल्स के, स्टोन और ब्रिक्स की, कि इनके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे जॉइंट्स आते थे।
तो जॉइंट की वजह से जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता था और उतना स्ट्रांग भी नहीं रहता था। लेकिन कंक्रीट के यूज के कारण हम स्ट्रक्चर को एक मोनोलिथिक वे में भी बना सकते हैं। जैसे ये दीवार है, पूरी दीवार एक पीस में बनी हुई है। तो ये फायदे हैं कंक्रीट के। प्लेन कंक्रीट की कुछ कमियां भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। पहले तो ये है कि ये टेंसाइल स्ट्रेसेस को ज्यादा झेल नहीं पाता प्लेन कंक्रीट। अगर कहीं जैसे ये बीम है, इस पे यहाँ पे लोडिंग लगाई तो ये बीम बेंड हुई, तो इसके नीचे वाले फाइबर्स तो खिंचे हुए हैं और ऊपर वाले फाइबर्स में कंप्रेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हुए और यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हुए। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसलिए जैसे टेंसाइल स्ट्रेसेस आए तो यहाँ पे क्रैकिंग चालू हो गई। क्रैक धीरे धीरे डेवलप होते हैं, प्रोपोगेट होता है और फाइनली वो स्ट्रक्चर का फेलियर, उस स्ट्रक्चर का फेलियर हो जाता है। तो पहली कमी क्या है कि कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेसेस को नहीं झेल सकता, और दूसरी क्या है कि इसका जो फेलियर होता है वो ब्रिटल होता है, बहुत सडन होता है। तो अचानक से फेलियर हो जाएगा। जो ऑक्यूपेंट, मान लो कोई बिल्डिंग है, उसमें बीम है एक जो प्लेन कंक्रीट के बनी हुई है, अगर उस पे उसकी क्षमता से ज्यादा लोड आ गया तो वो बीम फेल हो जाएगी, और ब्रिटल फेलियर होगा तो तुरंत ही फेलियर होगा। जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। प्लेन कंक्रीट के इन लिमिटेशंस को ओवरकम कैसे किया जाए कि इसमें एक ऐसा मटेरियल में डाल दिया जाए जो टेंसाइल स्ट्रेसेस को सहन कर सके काफी मजबूती से, और जो इस स्ट्रक्चर को डक्टिलिटी भी प्रोवाइड करे। डक्टिलिटी मतलब जिसमें खिंचने की क्षमता हो काफी। तो हमने यहाँ पे इस कंक्रीट को रीइंफोर्स कर दिया है विद अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल लाइक स्टील। स्टील टेंशन में काफी स्ट्रांग होता है और उसकी डक्टिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कंक्रीट कहलाती है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या फिर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। रीइंफोर्समेंट अलग अलग फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं हम। कॉलम्स वगैरह में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। जनरली स्टील बार्स, जिसे रीइंफोर्सिंग बार या रीबार कहा जाता है, वो कंक्रीट में एम्बेड किए जाते हैं और इससे हमें रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मिलती है। ये कंपोजिट मटेरियल है विच रेजिस्ट सिग्निफिकेंट टेंसाइल स्ट्रेसेस एज वेल। कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन को भी रेजिस्ट करता है ये, टेंसाइल फोर्सेस को भी। तो बीम कंस्ट्रक्शन या स्लैब कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे काफी टेंशन आती है तो वहां पे हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का यूज करते हैं। जैसे ये प्लेन कंक्रीट की बीम है, तो यहाँ पे क्या एक लोड लगा हुआ है तो इसकी बेंडिंग होगी। बेंडिंग होने से नीचे वाला खींचेगा और ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन में आएगा। तो क्योंकि प्लेन कंक्रीट टेंशन में वीक है, इसलिए यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएगा और ये बहुत जल्दी फेल हो जाएगी। इसलिए हमने नीचे टेंशन जोन में एक स्टील बार इसमें लगा दी। तो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो ये स्टील बार रेजिस्ट करेगी और कंप्रेसिव फोर्सेस को कंक्रीट रेजिस्ट कर सकता है। ये जो स्टील बार है ये इस बीम को डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है जो अदरवाइज ब्रिटल थी, और स्टील और कंक्रीट में काफी अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया जा सकता है जिससे स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी मिलती है। मतलब जो स्ट्रेन यहाँ पे कंक्रीट में आएगा वही स्टील में आएगा। अब ये मान लो कोई रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बीम है, तो यहाँ पे इससे ज्यादा लोड लगा सकते हैं हम। इससे ज्यादा लोड बढ़ाते गए तो ये बेंड होती जाएगी और यहाँ पे काफी डिफॉर्मेशन होते जाएंगे। डक्टिलिटी मतलब लार्ज डिफ्लेक्शन दिखेंगे हम इसके फेलियर से पहले। ये जो खिंचाव हो रहा है इसके स्टील में, दिस इज नोन एज यील्डिंग ऑफ स्टील, एंड दिस लार्ज डिफॉर्मेशंस, लार्ज डिफ्लेक्शन विल गिव अस सफिशिएंट वार्निंग फेलियर से पहले। तो हम सेफली बिल्डिंग को एग्जिट कर सकते हैं। हमको दिख जाएगा कि बीम फेलियर के
कगार पर है या फिर फेलियर होने जा रहा है इसका, तो या तो हम उसका मेंटेनेंस करके सही कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ब्रिटल फेलियर से काफी ज्यादा सेफ है ये वाला जो डिजाइन है। ठीक है, काफी डिफ्लेक्शंस के बाद फेलियर होता है इसका, और इसका तुरंत फेलियर होता है। अब टेंसाइल स्ट्रेसेस कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट टेंशन आ सकती है या इनडायरेक्ट टेंशन आ सकती है। टेम्परेचर या श्रिंकेज अगर होता है तो, या फिर अगर कोई डिफॉर्मेशन हो रही है और उसको रेस्ट्रेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आ सकते हैं स्ट्रक्चर में। जैसे डायरेक्ट टेंशन क्या है, इधर से पुलिंग फोर्स लग रहा है, इधर से पुलिंग फोर्स लग रहा है, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे डायरेक्ट टेंशन आएगी। या फिर कोई फ्लेक्चर फिनोमिनन हो रहा है, ये बीम बेंड हो रही है, तो नीचे वाले जो पोर्शन है उसमें टेंशन आएगी। ये क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो नीचे वाले पोर्शन में टेंशन और ऊपर वाले में कंप्रेशन। ये जो एरोज है ये टेंशन शो कर रहा है और ये कंप्रेशन शो कर रहा है। ये z डायरेक्शन में है, मतलब कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर। अभी इधर शो कर रखा है लेकिन ये परपेंडिकुलर है इस पेपर के, ये वाले स्ट्रेसेस इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है, टेंसाइल स्ट्रेसेस और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टेंशन कैसे आ सकती है, मान लो कोई ब्लॉक है जिस पे शियर लग रहा है, ये तो ये वाले दोनों फोर्सेस इस वाले पोर्शन को उधर खींचने की कोशिश करेंगे और ये वाले दोनों शियर फोर्सेस इस वाले पोर्शन को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, तो इस प्लेन पे टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस। या फिर कोई बीम है जो दो सपोर्ट में फिक्स करी हुई है और टेम्परेचर मान लो कम हुआ, तो वो बीम छोटी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो दोनों सपोर्ट के बीच में फिक्स है तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे वो सपोर्ट, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस में हमें रीइंफोर्सिंग स्टील लगाने की बहुत जरूरत है ताकि वो जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं उनको रेजिस्ट करे। एंड दिस रीइंफोर्सिंग स्टील शुड बी अप्रोप्रिएटली लोकेटेड। उन सारे लोकेशंस पे लोकेटेड होने चाहिए जहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आने की संभावना है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर एक सेफ स्ट्रक्चर और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बने। ये एक डक्टाइल बीम है, मतलब फेल होने से पहले ये काफी डिफॉर्मेशंस शो करेगी। तो ऐसे एरियाज जहां पे डक्टिलिटी की रिक्वायरमेंट है वहां पे हम रीइंफोर्समेंट की मदद से स्ट्रक्चर्स को डक्टाइल बना सकते हैं। अब ये बीम है, इसमें डिफॉर्मेशंस दिख रहे हैं और क्रैक्स भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है इसमें इनसफिशिएंट स्टील यूज में लिया गया है, जितना चाहिए उतना नहीं डाले सरिये, तो इसके वजह से क्रैक स्टार्ट होंगे और वो प्रोपोगेट होंगे और फाइनली इसका हो सकता है फेलियर हो जाए बीम का। जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग रहे, सेफ रहे और सर्विसेबल रहे, तो उसके लिए इसकी डिजाइन और इसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होना चाहिए। रीइंफोर्सिंग स्टील हम कॉलम्स में भी यूज करते हैं क्योंकि स्टील कंप्रेशन में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कंक्रीट। ये कॉलम्स हैं, इनमें ये लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हैं और ये जो ट्रांसवर्स है हॉरिजॉन्टल ये टाई बार्स हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बार्स जो कॉलम पे कंप्रेशन आएगा उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करेगी, और ये जो टाई बार्स है इनका फंक्शन क्या होता है, इन लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना, ताकि, और दूसरा काम ये होता है कि इनको बकल भी नहीं होने देती ये टाई बार्स। लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को बकल मतलब ऐसे यूं आउट ऑफ प्लेन नहीं जाती है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि इनको टाई कर रखा है विद द हेल्प ऑफ टाई बार्स। एक और फंक्शन होता है टाई बार्स का, ये इसमें जो कंक्रीट डलेगा उस कंक्रीट को भी कन्फाइन करके रखती है, जिससे कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी बढ़ती है थोड़ी कन्फाइनमेंट से।
Again, this is a column. These are longitudinal bars. These are transverse ties. और ये पोर्शन कास्ट किया जा चुका है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के क्षेत्र में काफी रिसर्च की जा चुकी है, जिसका ये रिजल्ट है कि आज हम ऐसे स्टेज पे खड़े हैं कि हम इसके बिहेवियर को काफी कॉन्फिडेंस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी लोड के अंडर। लेकिन इस प्रिडिक्शन में कुछ अनसर्टेनिटीज भी है, क्योंकि कंक्रीट इन सितु बनता है जनरली, अनलाइक स्टील। मतलब कि ये फैक्ट्री में नहीं बनता, जहां पे हम जो कंडीशंस होती है उनको काफी कंट्रोल कर सकते हैं, ये साइट पे बनता है। तो जो इसकी स्ट्रेंथ में वेरिएबिलिटी दिखती है वो मटेरियल प्रॉपर्टीज की वजह से हो सकती है, एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, या फिर साइट में इसके जो बनाने के तरीके हैं, इसकी मिक्सिंग कैसे हुई, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योरिंग वगैरह से भी। ये वेरिएबिलिटी को कंसिडर करने के लिए हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं डिजाइन प्रोसेस में। मतलब कुछ सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं इसके स्ट्रेंथ में। डेवलपमेंट ऑफ रिलायबल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में काफी डेवलपमेंट हुआ है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में, जिससे हमें वाइड वैरायटी ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स मिले हैं। काफी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स है, ये दिखते काफी डिफरेंट है, लेकिन जो एक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं इनके डिजाइन में वो सब सेम है। And these principles are known as fundamental principles. We'll learn about these fundamental principles in this subject. ये देखो, ये काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम, कॉलम्स, स्लैब्स। That's all for this video. तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंक्रीट क्या होती है, ये किन किन चीजों से बनती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, प्लेन कंक्रीट की लिमिटेशंस क्या होती हैं, इन लिमिटेशंस को हम ओवरकम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। रीइंफोर्सिंग बार्स का कहाँ कंट्रीब्यूशन होता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में, और कंक्रीट और इसकी स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है। थैंक यू।